नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीसीए में। उम्मीद करता हूं मैं लाइव हूं, मेरी आवाज जो है वो आप सभी तक पहुंच पा रही है। तारीख है 6 जुलाई और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने हाजिर है। एक बार फिर से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं आपसे फिर से गुजारिश करूंगा कि अपना साथ जो है वो मेरे साथ बनाए रखें, क्योंकि एक यही चीज है जो मुझे रोज सुबह उठने के लिए मोटिवेट करती है, रोज ये करंट अफेयर्स लाने के लिए मोटिवेट करती है, रोज काम करने के लिए मोटिवेट करती है। तो फिलहाल तारीख है 6 जुलाई और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके सामने हाजिर है। सुबह के 5 बज चुके हैं। अगर अभी तक आप नहीं जागे हैं और आप सुबह नहीं पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको अपने सपनों की चिंता नहीं है। और जिस आदमी को अपने सपनों की चिंता नहीं है, उस आदमी के सपने कभी पूरे नहीं होते। इसलिए सुबह जल्दी उठा करें। ये हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग भी कह गए हैं और मैं खुद हमेशा कहता हूं कि सुबह जल्दी अगर आप उठते हैं और रात में आप भले ही देर तक जागे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप रात में 2 बजे तक जागे हो, लेकिन सुबह 5 बजे जरूर उठा करें। रीजनिंग बाय राहुल मिश्रा के नाम से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन रखिए। सभी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, सारे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। एक बहुत ही धमाकेदार प्रोडक्ट में जो है वो इस टाइम डीसीए ऐप पर उपलब्ध है। कल मैंने बायोलॉजी की एक पीडीएफ डाली थी जिसमें 100 क्वेश्चन थे और इसी तरीके से 1000 प्रश्नों का संकलन जो है वो डीसीए की टीम आपके लिए तैयार कर रही है, जिसमें आप जनरल साइंस के क्वेश्चन पा पाएंगे। और ये पूरा का पूरा जो चीजें हैं ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको सिर्फ डीसीए ऐप डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर के स्टडी मटेरियल के सेक्शन पे आपको बायोलॉजी की पीडीएफ मिल जाएगी। आज एक और पीडीएफ आपको मिल जाएगी और इस तरीके से 10 दिन के अंदर हम आपको 1000 प्रश्नों की पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और लाइफ साइंस से जुड़े हुए प्रश्न होंगे। इसके अलावा अगर आप मॉक में या अपने मार्क्स देखना चाहते हैं कि एग्जैक्टली ग्रुप डी में आपके कितने मार्क्स आने वाले हैं, तो ये ग्रुप डी के मॉक अटेम्प्ट करिए, क्योंकि यही है असली मॉक। इसमें कोई छल कपट नहीं है, इसमें एसएससी के क्वेश्चन नहीं है, इसमें सीजीएल के क्वेश्चन नहीं है, इसमें सीएचएसएल के क्वेश्चन नहीं है। इसमें बाकायदा रिसर्च करके वो क्वेश्चन डाले गए हैं जो आपके ग्रुप डी के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रिलेवेंट है। तो अगर इस मॉक में आपके 70 या 80 के बीच में आ रहे हैं तो आप मान लीजिएगा कि आपका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन अगर आपके इस मॉक में 30 या 40 नंबर के आसपास आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको तैयारी करने की आवश्यकता है। 70 या 80 नंबर इसलिए क्योंकि मॉक को थोड़ा सा जानबूझ को एक अलग लेवल पे रखा गया है, हायर लेवल पे रखा गया है। अगर आप 20 मॉक लेना चाहते हैं तो ग्रुप डी के मॉक के लिए आपको 100 रुपए देने पड़ेंगे। 20 मॉक में ही आपका काम चल सकता है। लेकिन आपको लगता है नहीं मुझे और ज्यादा मेहनत करनी है या और ज्यादा करना है, तो 200 रुपए वाले आप ले लीजिए। उसमें आपको 50 मॉक आपको उपलब्ध हो जाएंगे और हर दिन एक मॉक आपको उपलब्ध होगा, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जिस दिन मॉक अटेम्प्ट हो उस दिन सभी लोग उसी मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हो। इसके अलावा एक और रीजनिंग बैच है जो आप सभी लोगों को जरूर ज्वाइन करना चाहिए, खासकर उन लोगों को जिनको रीजनिंग में किसी भी तरीके के किसी भी चैप्टर में समस्या है और या फिर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो 7000 से अधिक प्रश्नों की पीडीएफ आपको इस रीजनिंग बैच में मिलेगी। 7000 प्रश्नों के अलावा आपको कम से कम 100 घंटों से अधिक ज्यादा लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। इसके अलावा मेरा पर्सनल इंटरेक्शन आपको मिलेगा जो शायद ही किसी ऑनलाइन टीचर ने उपलब्ध कराया हो, कि आप अपने प्रश्नों का उत्तर डायरेक्ट मुझसे पा सकते हैं। मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहता है, आप जब चाहे मुझे फोन कर सकते हैं, जब चाहे मुझे बात कर सकते हैं। यानी आपकी जो ऑफलाइन और ऑनलाइन की समस्या है वो मैंने पूरी हद तक दूर करने की कोशिश की है कि आपको एकदम ऑफलाइन वाला माहौल यहां पर उपलब्ध कराया जाए। क्लास की टाइमिंग रोज शाम 6 बजे से है। 6 के बाद प्रभु इच्छा तक क्लास चलती है। जब तक मेरी इच्छा होगी या प्रभु की इच्छा होगी तब तक क्लास चलती रहती है। फिलहाल इन सभी बातों के दौरान, और ये 300 रुपए का बैच है, बहुत लॉस में हूं इस बैच को लेकर के, क्योंकि जब कंप्यूटर पे वीडियो सर्वर पे वीडियो अपलोड होता है उसका कॉस्टिंग थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। तो हो सकता है कि मुझे इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़े, बट इस मंथ में इंक्रीज नहीं करूंगा। अभी हाल फिलहाल आप इसी में इसको परचेज कर लीजिए। अब बारी है आज के हेडलाइंस की। आज के हमारे हेडलाइंस में है राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता बने हैं गुजरात और कर्नाटक। ब्रिटेन की संसद ने किया तनुजा निसारी को आयुर्वेद रत्न से सम्मानित। मुख्तार अब्बास नकवी ने किया 5वीं ग्लोबल फिल्म टूरिन कॉन्क्लेव का उद्घाटन। भारतीय सेना ने आयोजित किया सुरक्षा मंथन 2022। तेलंगाना में शुरू हुआ भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर संयंत्र। 5 जुलाई को किया गया भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर सम्मेलन का आयोजन। सरकार ने 75 दिवसीय स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान शुरू किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईआईटी हैदराबाद परिषद में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया। वयोवृद्ध फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का जुलाई 2022 में निधन हो गया। जीवन में 2 मूलभूत विकल्प होते हैं। पहला, परिस्थितियां जैसी हैं वैसे ही स्वीकार कर लीजिए, और दूसरा, उन्हें बदलने के लिए चुनौती उठाना। और आप सब मेरे दोस्त या जो मेरे मित्र यहां पर हैं, मैं जानता हूं कि आप दूसरा विकल्प चुन चुके हैं। आप अपनी परिस्थितियों को बदलना चाहते हैं, क्योंकि जैसे आप थे वैसे तो आप हैं ही, उसमें कौन परिवर्तन आ रहा है। आप अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं, इसलिए आप रोज सुबह एक रण पर निकलते हैं, कि युद्ध पर निकलते हैं, और उस युद्ध को लड़ते लड़ते शाम को थक जाते हैं।
पूरे युद्ध के दौरान, पूरे दिन के दौरान कई सारे विचार आपके मन में आते हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि जब आप चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि आप कुछ ना पाए, आप कुछ ना कुछ जरूर पाएंगे। हो सकता है कि आप जो डिजायर कर रहे हैं वो उस तरीके से ना मिले, लेकिन दूसरे तरीके से आपको जरूर मिलेगा। इसलिए लगातार बने रहिए, क्योंकि वही कहते हैं ना कि लहरों से तैरना तो जिंदा दिली का काम, लहरों से तैरना तो जिंदा दिली का काम है, वरना मुर्दों को तो मुर्दों को तो लहरें बहा ही ले जाती। लहरों के विपरीत तैरना ही अपने आप में एक बड़ी बहादुरी है। कहते हैं कायर वो व्यक्ति नहीं होता या बहादुर वो व्यक्ति नहीं होता जो परिस्थितियों को देखता है या परिस्थितियों से घबराकर भागता है, बल्कि बहादुर वो व्यक्ति होता है जो पूरी तरीके से आपका पूरा माहौल बना हुआ है, पूरा एकदम हर कोई कह रहा है कि तुमसे नहीं होगा, तुम नहीं कर पाओगे, तुम क्या हो, तुम्हारे जैसे जाने कितने आए जाने कितने चले गए, हर आदमी ने ये किया, तुम कैसे कर पाओगे। और फिर भी आप डटे रहें, आपके हार के चांसेस 100% हैं, फिर भी आप डटे रहें, फिर भी आप लगे रहें। लगाओ ना, मुझे ही देख के लगे रहो। चलिए फिलहाल बात करते हैं, लगे रहिए, बहादुर बनिए। प्रीवियस डे रिवीजन, यानी कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था विश्व खेल पत्रकार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। विश्व खेल पत्रकार दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को मनाया जाता है। यार लैपिड किस देश के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं? इजराइल के प्रधानमंत्री बने। जून 2022 में संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली पहली अश्वेत महिला, पहली ब्लैक वुमेन कौन बनी है? उनका नाम है केतनजी ब्राउन जैक्सन। आतंकवाद विरोधी वित्त पोषण एजेंसी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? सिंगापुर के टी राजा कुमार। जून 2022 में अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किसे अध्यक्ष के रूप में चुना है? अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने मोहम्मद जालूद को चुना है। भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर कौन बने हैं? राहुल नार्वेकर जो है वो भारत के सबसे कम उम्र के विधानसभा स्पीकर बने हैं। किस फार्मूला 1 रेसिंग ड्राइवर ने 3 जुलाई 2022 को ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है? तो उनका नाम कहां है? कार्लोस सैंच। किस राज्य सरकार ने 30 जून 2022 को नारी को नमन योजना शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश ने ये योजना शुरू की है। क्या करेंगे? बसों में नारियों का जो किराया है उसको आधा कर देंगे। जुलाई 2022 में एक टेस्ट क्रिकेट मैच में किसने एक ओवर में सबसे अधिक रन मार दिए? रन तो मार दिए बट इंडिया हार गई। तो ये थे आपके जसप्रीत बुमराह जिन्होंने ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो जसप्रीत बुमराह ने 29 रन बना दिए एक ओवर में स्टुअर्ट ब्रॉड के। 3 जुलाई 2022 को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अशोक सूता को CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, क्वालिटी रत्न पुरस्कार से। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2030 में कौन सा शहर शीर्ष पर है? लंदन है। भारत में मुंबई टॉप पर है। जुलाई 2022 में भारत के सबसे बड़े गैस संस्थान गेल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो वो चुने गए हैं आपके संदीप कुमार गुप्ता। ये पहले IOC यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में थे। हाल ही में मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? ये सिनी शेट्टी ने जीता है, कर्नाटक की रहने वाली। और अब बारी है आज के करंट अफेयर्स। तो रहिए ना बेखबर, मिलेगी हर एक खबर। चाहते हैं मेरे चेहरे पे स्माइल बनी रहे तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज हम क्लास के लाइक का टारगेट रखते हैं 1000 लाइक। कहीं से कराओ, चाहे जहां से लेके आओ, 1000 लाइक करा दो बस। चलो नहीं कराओगे तो भी क्या, कल भी करंट अफेयर्स आएगा। कौन सा राज्य जुलाई 2022 में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरा है? तो यह है गुजरात और कर्नाटक। लगातार तीसरी बार गुजरात ने यहां पर बढ़िया प्रदर्शन किया है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं ये रैंकिंग जो है ये स्टार्टअप रैंकिंग है। स्टार्टअप रैंकिंग यानी कौन कौन से राज्य जो हैं वो अपने राज्य के अंदर स्टार्टअप, जो मतलब स्टार्टअप तो आप समझते ही होंगे, जो छोटा मोटा व्यापार शुरू करते हैं उसको बढ़ाने के मामले में, नवाचार के मामले में बढ़िया काम कर रहे हैं। तो गुजरात और कर्नाटक इसमें टॉप पर आए हैं। ये कई कैटेगरी में अवार्ड दिए गए हैं, ये कई कैटेगरी में इंडेक्स जारी किया गया है। जैसे अगर हम बात करें कि टॉप लीडिंग अचीवर कौन सा है, टॉप परफॉर्मर कौन सा है, बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है, तो बेस्ट परफॉर्मर की कैटेगरी में गुजरात और कर्नाटक आए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 4 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में स्टार्टअप इकोसिस्टम के समर्थन पर राज्यों के अभ्यास की रैंकिंग के तीसरे संस्करण के परिणाम जारी किए हैं। ये कौन सा संस्करण है? 3rd एडिशन है। गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता यानी परफॉर्मेंस के रूप में और उभरे हैं, जबकि मेघालय ने पूर्वोत्तर राज्यों में शीर्ष स्थान हासिल किया है।
छोटे राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को शीर्ष स्थान प्रदर्शनकर्ता के रूप में माना गया है। अगर हम बात करें आगे तो यहां पर आपको देखना चाहिए कि इंटरप्राइज का जो नेशन है उसमें क्या क्या स्टार्टअप के हिसाब से चल रहा है। वर्तमान समय में लगभग 67,188 स्टार्टअप ने अपने आप को डीपीआईआईटी में रजिस्टर कराया है। सर ये डीपीआईआईटी क्या होता है? डीपीआईआईटी का फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, आंतरिक व्यापार संवर्धन के लिए ये कमेटी है, ये डिपार्टमेंट है। 643 जिले हैं जहां पर स्टार्टअप चल रहे हैं। 30 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जहां पर स्टार्टअप को लेकर के पॉलिसी है। लगभग 72 लाख एम्प्लॉयड जो है, यानी कि 72 लाख लोग जो हैं वो स्टार्टअप से जुड़े हुए हैं और 11 एम्प्लॉयज ऐसे हैं जो एवरेज पर स्टार्टअप 49% ऑफ स्टार्टअप टीयर 2 और टीयर 3 सिटी में बने हुए हैं। 47% स्टार्टअप में जिसमें वीमेन डायरेक्टर्स हैं, यानी कि महिला डायरेक्टर हैं। 37,506 वीमेन डायरेक्टर्स इन स्टार्टअप है। आप बोलोगे सर ये सब क्यों पढ़ा है? जो भी यूपीएससी का प्रश्न लिखने जा रहे हैं ये डेटा उनके काम आ जाता है। बढ़िया लिखो एकदम सजा के, हमको ये भी पता है कि स्टार्टअप में कितने कितने लोग हैं, कौन कौन कहां पे अपॉइंटमेंट हो रहा है, क्या क्या है, वो सब सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्योंकि हमने इंडेक्स की बात की है, तो अभी हाल ही में जो इंडेक्स या इंडिसेस जारी किए गए, आपको पता है मैं करंट अफेयर्स में रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो चाहे आप जितना बढ़िया करंट अफेयर पढ़ लें वो सब सत्यानाश हो जाएगा और आपको रिवाइज करने में मेहनत ना करनी पड़े। इसलिए मैं सब कुछ इकट्ठा आपके सामने लाता हूं। तो फिलहाल क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट, ये कल का इंडेक्स है करंट अफेयर्स के लिए, फिर से हम रिवाइज करेंगे। इस रैंकिंग में मुंबई ने इंडिया में टॉप किया था। मुंबई की रैंकिंग किसमें रही? 103। यानी कि अगर स्टूडेंट भारत में कहीं पढ़ना चाहते हैं तो वो कहां पढ़ना चाहते हैं? विदेशी स्टूडेंट भारत में मुंबई में ज्यादा पढ़ना चाहते हैं। लंदन इस सूची में टॉप पर था, यानी कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा स्टूडेंट अगर विदेशों में पढ़ना चाहते हैं तो वो कहां जाना चाहते हैं? वो लंदन जाना चाहते हैं। मैं भी जाना चाहता हूं, लंदन वाला बाबू बनना चाहता हूं। तो मुंबई, दिल्ली, ये मोस्ट कॉस्टली सिटी रहे इंडिया में फॉर द फॉरेनर्स, यानी कि जो विदेशी आते हैं उन्होंने कहा कि मुंबई बड़ा महंगा है यार, और दिल्ली भी बड़ा महंगा है इन इंडिया। ठीक है, आगे आते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, यानी रहने योग्य शहर के मामले में वियना ने टॉप किया था। दिल्ली 112 नंबर पे आया था, मुंबई 117वां नंबर पे आया था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रैंक चौथी है, यानी कि भारत चौथे नंबर पर है जो गोल्ड रिसाइकिल करता है, यानी कि जो सोने के आभूषण है हम उन्हीं को दोबारा दूसरे आभूषण में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ भी यहाँ होता है कि मम्मी वगैरह जो होती है वो कभी कहती है कि इसके बाले बनवा लेते हैं, कभी कहती है इसके झुमके बनवा लेते हैं, तो एक ही सोने को बार बार घुमाया फिराया जाता है। तो रिसाइकलिंग के मामले में देखा तो चाइना टॉप पर है, इटली दूसरे नंबर पर है और यूएसए तीसरे नंबर पर है। ओखला स्पीड टेस्ट सर्वे के मुताबिक अभी पता चला कि भारत की जो रैंकिंग है स्पीड टेस्ट के मामले में, यानी डाउनलोड स्पीड के मामले में, वो 115 है। भारत की जो डाउनलोड स्पीड वर्तमान समय में चल रही है वो 14.28 एमबीपीएस की स्पीड, मैक्सिमम स्पीड भारत में आपको प्राप्त की जा सकती है, 14.28 एमबीपीएस की। कोर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया 68वें नंबर पर है। ग्लोबल स्किल यानी कि आपका वैश्विक रूप में कुशलता के मामले में डेटा साइंस को या डेटा को हम लोग किस तरीके से प्रयोग कर सकते हैं उसके मामले में भारत कौन से नंबर पर है? 68वें नंबर पर है। आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स यानी कि विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूची में भारत की रैंकिंग 37वीं है। भारत कौन से नंबर पर है? 37वें नंबर पर है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा? स्टार्टअप रैंकिंग पढ़ी, और ये स्टार्टअप रैंकिंग किसने जारी की है? ये हमारे पीयूष गोयल जी ने जारी की है, यानी वाणिज्य मंत्रालय ने जारी की है। जबकि अगर हम एशिया में बात करें तो एशिया में केरला टॉप पर है। ध्यान से सुनना, एशिया में कौन टॉप पर है? इस ग्लोबल रिपोर्ट के मुताबिक पूरा एशिया में केरला टॉप पर है स्टार्टअप के मामले में, और इन्होंने जो रिपोर्ट निकाली है उसमें तो गुजरात और कर्नाटक बता रखा है, होगा कुछ। आगे बढ़ते हैं। एनईएसडीए यानी कि नेशनल ई सर्विसेज डिलीवरिंग असेसमेंट, यानी आपके राज्य में जितनी भी सुविधाएं आप कंप्यूटर के माध्यम से प्रोवाइड करते हैं उस मामले में अगर देखा जाए तो केरला फिर से टॉप पर है। इंडिया की रैंक 101 आई है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में। अंगटाट के मुताबिक भारत ने इस साल 7वें नंबर पर सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त किया है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है। इंडिया रैंक वर्ल्ड और भारत ने सबसे खराब परफॉर्मेंस किया है, 180वें नंबर पर रहा है। अंतिम देश रहा भारत जिसने अपने इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है, यानी कि आपका पर्यावरण प्रबंधन प्रदर्शन में अब भारत 180वें नंबर पर रहा है। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग, भारत में मुंबई शीर्ष पर 103, भारत में मुंबई शीर्ष पर बट 103वें नंबर पर। मुंबई दिल्ली विदेशियों के लिए भारत के सबसे महंगे शहर,
ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के मुताबिक वियना शीर्ष पर है, दिल्ली 112 नंबर पर, मुंबई 117 नंबर पर। वेरी गुड। विश्व स्वर्ण परिषद की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्वर्ण पुनर्चक्रण में भारत चौथे स्थान पर है, चीन, इटली और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद। उकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत 115वें नंबर पर है। कॉर्सेरा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट के मुताबिक भारत 68वें स्थान पर है। आईएमडी का विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 33वें नंबर पर चल रहा है, जबकि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में केरल वैश्विक रिपोर्ट में एशिया में शीर्ष पर है। एनईएसडीए रिपोर्ट 2021 के मुताबिक केरल राज्यों में सबसे ऊपर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 101वीं है। अंकटाट की विश्व निवेश रिपोर्ट के मुताबिक भारत 7वें स्थान पर चल रहा है। 2022 में पर्यावरण प्रदर्शन के मामले में भारत दुनिया में सबसे खराब स्थान पर यानी 180वें नंबर पर चल रहा है। अब चलते हैं, आपको अगली जानकारी की तरफ चले जाते हैं। भारत में आयुर्वेद के जन्म की बात की जाए तो केरला में भारत में आयुर्वेद का जन्म हुआ और केरल में ही आयुर्वेद को काफी ज्यादा मान्यता प्राप्त हुई। फिलहाल भारत नहीं, ब्रिटेन, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए। कौन किए गए? प्राजक्ता कोली। प्राजक्ता कोली एक यूट्यूबर हैं, उनको अभी हाल ही में पहली यूएनडीपी इंडिया यूथ क्लाइमेट चैंपियन का अवार्ड दिया गया। फर्स्ट यूएनडीपी इंडियन क्लाइमेट चैंपियन का अवार्ड दिया गया। ये प्राजक्ता कोहली आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, यूट्यूबर है ये, बहुत बड़ी। चैंपियन अवार्ड दिया गया। दानिश सिद्दीकी को पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। 3 और पत्रकारों के साथ पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। एक का नाम मट्टो था, एक का नाम सादत हसन मट्टो नहीं, एक का नाम संदस मट्टो है, वो याद नहीं आ रहे मुझे, लेकिन इसको पुलित्जर प्राइज दिया गया था। ये वही है जिनको अफगानिस्तान में जिनकी हत्या कर दी गई थी। आरफा जोहरी को चमेली देवी जैन पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। अब ये जो मैंने आपको 3 बताए ना, ये बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में कभी भी आ सकते हैं। अब बच जाती हैं डॉक्टर तनुजा नेसारी। तो डॉक्टर तनुजा नेसारी को अभी हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA के निदेशक है। तो देखो, 2 प्रश्न यहां पर बन जाते हैं कि अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की निदेशक कौन है? तनुजा नेसारी को ब्रिटेन की संसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर नेसारी को आयुर्वेद के प्रचार प्रसार में उनकी असाधारण सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। ब्रिटेन के ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ इंडियन ट्रेडिशनल साइंस द्वारा उनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब बात करते हैं अभी हाल ही में जो अवार्ड एंड ऑनर दिए गए, 10-15 पॉइंट में उनको कंप्लीट करते हैं। कर्नाटका की सिनी शेट्टी को फेमिना मिस इंडिया बनाया गया। अशोक सूता को अभी हाल ही में CII क्वालिटी रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओडिशा गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में पहला नेशनल MSME अवार्ड जीत लिया, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज अवार्ड। किसको गया? उड़ीसा को गया। खुशी पटेल को अभी हाल ही में यूके में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड के खिताब से सम्मानित किया गया। विजय अमृतराज टेनिस खिलाड़ी हैं, इनको अभी हाल ही में गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन द्वारा। इसके अलावा मो बस सर्विस, ये कहां की सर्विस है? ये उड़ीसा की सर्विस है। इसको अभी हाल ही में यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया। यूएन पब्लिक सर्विस यानी यूनाइटेड नेशन द्वारा सबसे बढ़िया लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा यूएस कनाडियन ऑथर यानी कि यूएस कनाडियन लेखक रूथ ओजेकी को अभी हाल ही में वीमेन्स प्राइज फॉर फिक्शन दिया गया। उनकी किताब द फॉर्म ऑफ बुक है शायद, नहीं, द बुक ऑफ फॉर्म एम्प्टीनेस एंड इम्पटीनेस के लिए बुक का नाम हो सकता है थोड़ा सा गलत हो, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। द फॉर्म ऑफ बुक है कि बुक ऑफ फॉर्म है, इतना ही कंफ्यूज है, तो अंदाजा हो जाएगा उसमें। भीखू संघ सेना लद्दाख के, मार्कस विनिकस रोजो रोड्रिग ब्राजील के, और 2 संस्थाएं द डिवाइन लाइफ सोसाइटी उत्तराखंड से और ब्रिटिश व्हील ऑफ योगा यूनाइटेड किंगडम से, इनको अभी हाल ही में प्रधानमंत्री योगा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री योगा अवार्ड से सम्मानित किया गया। किससे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री योगा अवार्ड से। किसको किया गया? फिर से देखिए, भीखू संघ सेना को, मार्कस विनिकस रोजो और रॉड्रिग्यूज को। ये कहां से हैं? ये ब्राजील से हैं। ये कहां से हैं? लद्दाख से हैं। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अभी हाल ही में विश्व का सबसे अच्छा एयरपोर्ट माना गया है। दूसरे नंबर पर जापान का हनेडा हवाई अड्डा आया है। MIFF यानी मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में टर्न योर बॉडी टू द सन को गोल्डन कॉन्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिन लोगों को हिंदी में चाहिए उनके लिए हिंदी में भी उपलब्ध है। कर्नाटक की सिनी शेट्टी ने फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज पहना। अशोक सूता को CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
उड़ीसा सरकार ने राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार जीता। यूके की खुशी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का ताज पहनाया गया। विजय अमृतराज को आईटीएफ द्वारा गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओडिशा मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त लोक सेवा पुरस्कार मिला। यूएस कनाडाई लेखक रूथ ओजकी ने फिक्शन के लिए महिला पुरस्कार जीता। पहली बार यह पुरस्कार सुसाना क्लार्क ने द पिरानेसी के लिए जीता था। लद्दाख से भिक्खु संघ सेना, ब्राजील के मार्कस विनियस रोजो रोड्रिग्स और 2 संगठनों उत्तराखंड से द डिवाइन लाइफ सोसाइटी और यूनाइटेड किंगडम से ब्रिटिश व्हील ऑफ द योगा को यह पुरस्कार के लिए चुना गया है। हमाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है। MIFF 2022 टर्न योर बॉडी टू सन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिचित्र के लिए गोल्डन संघ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अगली जानकारी, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 को 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? अंदाजा लगा सकते हो ये फिल्म कहां होगा? मुंबई में किया गया। तो इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहां पर किया गया? मुंबई में। किसने किया है? मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं, यानी कि माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। 1 जुलाई 2022 को मुंबई में 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव। तो ये डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव कहां पर आयोजित हुआ? मुंबई में। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 5वां हुआ। पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 5वें जीएफटीसी का आयोजन किया है। इसका आयोजन पर्यटन मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय के साथ मिलकर किया गया है। जीएफटीसी के 5वें संस्करण की थीम है अनलीशिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। अनलीशिंग द पावर ऑफ सिनेमैटिक टूरिज्म। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 को भारतीय सेना ने किस शहर में सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया है? तो यह आपका किया गया है जोधपुर में। क्यों भाई जोधपुर में क्यों किया गया है? क्योंकि जोधपुर यानी राजस्थान की सीमा से लगा हुआ है पाकिस्तान से कई सारे ड्रोन जो हैं वो उड़ उड़कर भारत में आ रहे हैं। श्री गंगानगर इलाके में ऐसा देखा गया है कि कई सारे ड्रोन जो हैं वो चलते फिरते नजर आए हैं। ऐसी स्थिति में 3 लोगों ने मिलकर के, 3 लोगों ने कौन कौन मिलकर के? आपका भारतीय सेना का डेजर्ट कोर जो राजस्थान में सीमित है, रेगिस्तान में सीमित है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तटरक्षक बल और सीमा सशस्त्र बल ने मिलकर के यहां पर शुरू 3 लोग देखो बैठे हुए नजर आएंगे। तीनों लोगों के बारे में बात करेंगे। तो इन लोगों ने मिलकर के एक प्रोग्राम शुरू किया, उसका नाम है सुरक्षा मंथन 2022। इसमें क्या होगा? इसमें आगे आने वाली जो ट्रेनिंग कराई जाएगी उसमें तीनों को मिला लिया जाएगा। किसको किसको मिलाया जाएगा? पंकज सिंह, महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, वीएस पठानिया, महानिदेशक भारतीय तटरक्षक बल और राकेश कपूर, जनरल ऑफिसर कमांडिंग डेजर्ट कोर। तो कौन कौन मिले? भारतीय सेना मिली, भारतीय तटरक्षक बल मिला और कौन मिला? बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिला, यानी कि सीमा सुरक्षा बल। ये तीनों ने मिलकर के क्या प्रोग्राम शुरू किया? इन तीनों ने मिलकर के प्रोग्राम किया सुरक्षा मंथन 2022। क्यों किया? क्योंकि राजस्थान से कई सारे घुसपैठियां, तस्करी और इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं, उनको रोकने के लिए। अब क्या होगा? ये तीनों लोग मिलकर के, इन तीनों कोर मिलकर के क्या करेंगे? एक ट्रेनिंग करेंगे और एक दूसरे के हथियारों का प्रयोग करना सीखेंगे, एक दूसरे के बीच में नेविगेशन करना सीखेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना सीखेंगे। तो यहां पर 2 बात याद रखिएगा। सीमा सुरक्षा बल के हेड कौन है? पंकज सिंह। आपके भारतीय तटरक्षक बल के हेड कौन है? वीएस पठानिया, वीरेंद्र सिंह पठानिया। भारतीय सेना के वर्तमान समय में हेड कौन है? आप सब हमें ही बताएं, तुम लिखो कमेंट के ऊपर। तो ये जो है ये किया गया। आइए अब देख लेते हैं अभी हाल ही में डिफेंस करंट अफेयर्स में क्या क्या रहा। कुछ ऐसी बातें जो शायद आपको ना पता हो। नवा आर्मी टू आर्मी स्टाफ टाक, यानी आर्मी से आर्मी के स्टाफ का टाक हुआ। किसके बीच में? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कहां हुआ? देहरादून में हुआ। भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल ही में पद्मा को लॉन्च किया। ये पद्मा क्या है? पद्मा है पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिसबर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस, यानी कि जो सैलरी आती है वो ऑटोमेटिक डिसबर्स हो जाए, किसी आदमी के उसमें हस्तक्षेप ना हो। तो ये एक तरह का ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। बीआरओ कैफे नाम की एक योजना चलाई जा रही है जो भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा समर्थित है। इसमें 75 बीआरओ बनाए जाएंगे। 75 बीआरओ बनाए जाएंगे। कहां पर? 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरी पर। बीआरओ कैफे में आप क्या कर सकते हैं? चाय पानी पी सकते हैं। बीआरओ की अभी हाल ही में पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी थी? वैशाली हिवासे। कौन सी हिवासे? वैशाली हिवासे। क्या बनी थी? बीआरओ की पहली महिला कमांडर। सनन ढाका, क्या बात है, सनन ढाका नाम याद रखिएगा। सनन ढाका महिलाओं को एनडीए में पहली बार एंट्री दी गई और उस बैच में पहली रैंक पाने वाली जो लड़की बनी है वो है आपकी सनन ढाका। फर्स्ट वुमेन्स इंडियन बैच, एनडीए बैच जिनकी फर्स्ट रैंक आई है। ये कहां से है? रोहतक हरियाणा से है। सनन ढाका कहां से है? रोहतक हरियाणा से। ढाका से मत समझ लेना इनको। इंडियन कोस्ट गार्ड ने अभी हाल ही में नया लाइट हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन 840 सीजी लॉन्च किया है, अपने पास लॉन्च किया है। भारत ने अभी हाल ही में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया चांदीपुर रेंज से। पृथ्वी हमारे यहाँ शॉर्ट रेंज की मिसाइल है। इसके अलावा 38वां इंडिया इंडोनेशिया कॉर्पोरेट
कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, जिसे कॉर्पेट कहा जाता है, यह अभ्यास अंडमान सागर में आयोजित हुआ। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है? आए रे दैया, ये सौर ऊर्जा परियोजना तो मतलब जान ही ले लेती है, कब कौन सी हो जाती है समझ में नहीं आता। ध्यान से सुनना, एक एक करके इसको एक्सप्लेन करता हूं। सौर ऊर्जा परियोजना वर्तमान समय में जो भारत में सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है वो है सीमाद्री, आंध्र प्रदेश में। ये कहां पर है? सीमाद्री, आंध्र प्रदेश में। ये किसके द्वारा रन कराई जा रही है? ये कराई जा रही है मेरे भैया एनटीपीसी द्वारा। अच्छा, एनटीपीसी द्वारा कराई जा रही है। इसमें कितना मेगावाट ऊर्जा बिजली का उत्पादन होता है? ये मात्र 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। तो अब क्या हुआ? अब भारत में सबसे बड़ी, अब तक की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर परियोजना, यानी नदी के ऊपर सोलर, पानी के ऊपर क्या बजाते थे? सोलर पैनल बिछाते थे, उससे बिजली बनाते। ये भी एनटीपीसी ने लगाई है। कहां पर? तेलंगाना के रामागुंडम में। ये पुरानी ही न्यूज है, अब ये चालू हो गई है इकाई। तेलंगाना के रामागुंडम में कंप्लीटली चालू हो गई है। इससे कितनी ऊर्जा प्राप्त हो रही है? इससे 100 मेगावाट की ऊर्जा प्राप्त हो रही है। सर ये सब तो बता दिए, ये बताओ विश्व की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना कौन सी है? वर्तमान समय में 320 मेगावाट की सबसे बड़ी तैरती हुई जो सौर ऊर्जा परियोजना है वो येलो ओशियन में लगाई गई है। वो कहां पर लगाई है? येलो ओशियन। सर ये पीला सागर कहां पर है? चाइना में है भैया। ये कहां पर है? चाइना में है। तो ये जो सबसे बड़ी परियोजना हो गई, ये कहां पर हो गई? चाइना में हो गई। सर कुछ दिन पहले आपने बताया था नर्मदा के ओमकारेश्वर में भी कुछ बन रहा है। बिल्कुल, अभी बना नहीं है, वो बन जाएगा तो वो 600 मेगावाट की परियोजना होगी, 3000 करोड़ की परियोजना है। कहां पे बन रही है? नर्मदा नदी के ओमकारेश्वर बांध में। ओमकारेश्वर बांध कहां पर है? मध्य प्रदेश में। ओमकारेश्वर बांध कहां पर है लाला? मध्य प्रदेश में है ओमकारेश्वर बांध। ओमकारेश्वर बांध में बन रही है 600 मेगावाट की योजना। तो 600 मेगावाट की बनेगी तो विश्व की सबसे बड़ी कौन सी होगी? नर्मदा वाली। कौन सी होगी? नर्मदा वाली। तो आप कंफ्यूज मत होना। तेलंगाना के रामागुंडम में गुंडई हो गई और एनटीपीसी ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। एनटीपीसी रामागुंडम में 100 मेगावाट की तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का संचालन किया गया। दक्षिण क्षेत्र में तैरती सौर ऊर्जा क्षमता वाणिज्यिक संचालन 217 मेगावाट हो गई है, यानी कि साउथर्न क्षेत्र में जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो कितनी हो गई? 217। इस प्रकार एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता 69,134.20 मेगावाट तक पहुंच गई है, जिसमें 23 कोयला आधारित, 7 गैस आधारित, 1 पनबिजली और 19 रिन्यूएबल योजना है। एनटीपीसी की बात की जाए तो 7 नवंबर 1975 को नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का गठन किया गया था। 7 नवंबर 1975 को इसका गठन किया गया था। वर्तमान समय में इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, चेयरमैन है, वो कौन है? गुरदीप सिंह। वर्तमान समय में इसके चेयरमैन कौन है? गुरदीप सिंह जो है वो वर्तमान समय में इसके चेयरमैन है। अच्छा, अभी हाल ही में मैंने कल ही बताया गेल के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? गेल के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? अभी बताया, थोड़ी देर पहले ही बताया। चलो लिखो कमेंट में। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। बहुत प्रॉपर न्यूज दे रहा हूं। तेलंगाना चर्चा में क्यों? तेलंगाना में हैदराबाद भी आता है, तो हैदराबाद भी आप समझ के चलिएगा। केसीआर किट स्कीम। केसीआर किट स्कीम किसको दी गई? महिलाओं को दी गई। क्यों दी गई? ताकि वो अपने बच्चों को हाइजीन रख सकें। जो नवजात बच्चे हैं उनको एक किट दी गई उनकी महिलाओं को कि भाई अच्छे बच्चों को हाइजीन आप रख सकें। तो इसका संबंध किससे है? केसीआर किट से। माना औरू माना बाडी प्रोग्राम। माना औरू माना बाडी प्रोग्राम ये स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए प्रोग्राम है। कहां पर चलाया जा रहा है? तेलंगाना में। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब ये कहां पर बनाया गया है? हैदराबाद में। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड टैग किसको मिला? मुंबई और हैदराबाद को मिला। मैं लिख दे रहा हूं हैदराबाद। पहला वुमेन ओन इंडस्ट्रियल पार्क, पहला महिलाओं द्वारा संचालित औद्योगिक पार्क हैदराबाद में। पहला ड्राई रन वोट, आप स्मार्टफोन के जरिए वोट कर सकें, मताधिकार का प्रयोग कर सकें। ये कहां पर किया गया? तेलंगाना में किया गया। हैदराबाद में अभी हाल ही में रॉक म्यूजियम ओपन किया गया। इसके अलावा इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन एंड मीडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पर किया गया? एनवी रमन्ना जी ने किया। एनवी रमन्ना हमारे कौन से नंबर के चीफ जस्टिस हैं? 48वें नंबर के चीफ जस्टिस है। मैं चिल्लाता हूं लेकिन तुम लोग ध्यान नहीं देते हो। अभी एफसीआई का पेपर हुआ, उसमें पूछा गया एनवी रमन्ना कौन से नंबर के चीफ जस्टिस है? 48वें नंबर के हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में 81वां नुमाइश फेस्टिवल आयोजन किया। विंग्स इंडिया 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ था? विंग्स इंडिया 2022 का उद्घाटन कहां पर हुआ था? भाई ये भी हैदराबाद में हुआ था। आगे ये टॉप स्टेट है डिफेक्शन फ्री विलेजेस के मामले में। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो दूसरे फेज में पूरी तरीके से सबसे बढ़िया काम करने वाला कौन सा राज्य रहा है? तेलंगाना रहा है। स्टेट ने अभी हाल ही में पहली पोजीशन हासिल की, तेलंगाना ने
काहे में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन के अंतर्गत। स्टेट ने अभी हाल ही में टॉप किया था स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा करेंट प्राइस में, ठीक है, यानी कि पर व्यक्ति जो आपका चालू प्राइस है, चालू मूल्य है, उस पर पहला स्थान हासिल किया था। वेनमपल्ली याद रखिएगा, वेनमपल्ली तेलंगाना का है, ये सईदापुर मंडल के अंतर्गत आता है, करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में। इसने सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया है, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत पहला स्थान प्राप्त किया है। काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल को अभी हाल ही में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया। दीन बंधु योजना जो है 10 लाख रुपए एससी पीपल को देना था, यानी शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को देना था। के चंद्रशेखर राव की योजना थी, बड़ा बवाल हुआ। तो केसीआर किट योजना, मन उरु मन बड़ी कार्यक्रम, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब, दुनिया की ट्री सिटी टैग, दुनिया का ट्री सिटी टैग यानी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड किसको मिला? हैदराबाद को मिला। तो बाकी हमने पढ़ी लिया है, हैदराबाद के बारे में बात करते हैं। एक चीज याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ हैदराबाद बदल गए हैं, उनका नाम है उज्जवल भुयान। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना। हैदराबाद कैपिटल है, तमिलसाई सौंदरराजन गवर्नर है, के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी प्रमुख नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली प्रमुख नेशनल पार्क है, मृगवानी नेशनल पार्क कहां पर है? तेलंगाना में है। और तेलंगाना कहां पर है? ये आपका तेलंगाना में। क्या इसकी सीमा समुद्र को छूती है? जी नहीं, इसकी सीमा समुद्र को नहीं छूती। क्या इसकी सीमा उड़ीसा को छूती है? जी नहीं, इसकी सीमा उड़ीसा को भी नहीं छूती। इसकी सीमा किसको छूती है? महाराष्ट्र को छूती है। आगे आएंगे तो कर्नाटक को छुएगी, इधर आएंगे तो आंध्र प्रदेश को छुएगी, और इधर आएंगे तो छत्तीसगढ़ को छुएगी। तो कितने राज्यों को इसकी सीमा छूती है? तो इसकी सीमा जो है वो 4 राज्यों को छूती है। डैम्स की बात की जाए तो निजाम सागर, श्रीशैलम डैम, नागार्जुन सागर, वाह, नागार्जुन सागर डैम, वाह वाह। स्टेटहुड डे 2 जून 2014 को तेलंगाना पूर्ण राज्य का दर्जा पाया था। स्टेट गेम कबड्डी है। रेला रेला रे रारे रारे प्रमुख डांस फॉर्म है। मयूरी प्रमुख डांस फॉर्म है। गुसादी डांस प्रमुख डांस फॉर्म है। पेरिनी शिव तांडवम ये तेलंगाना का प्रमुख डांस फॉर्म है। टोलू बम लाता, छोटू बम लाता, तेलंगाना को उड़ाता, टोलू बम लाता, ये कहां का डांस फॉर्म है? ये आपका तेलंगाना का डांस फॉर्म है। एनिमल जो है वो चीतल है। बर्ड इंडियन रोलर यानी ब्लू जे है। जामी चेतू जो है वो ट्री है। अब कुल 33 जिले हैं तेलंगाना में। लोकसभा में 17 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, विधानसभा में 119 सीटें हैं। और नेबरहुड की बात की जाए तो वो हमने चर्चा कर ही ली है। क्या बातें याद रखनी होती हैं? कब स्टेटहुड डे बनाया गया? लोकसभा में 17 सीटें, राज्यसभा में 7 सीटें। और टोलू बम लाता कहां का डांस फॉर्म है? तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग किस शहर में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजन करेगा? तो भाई खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 5 जुलाई 2022 को नई दिल्ली में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, फटाफट खत्म करते हैं। इसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं के तहत क्रॉस लर्निंग करना की जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जिसके जरिए सब्सिडी आती है, जिसके जरिए राशन कार्ड आता है, राशन कार्ड के अंतर्गत जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, उनके बारे में बात की गई है। फिलहाल इसको उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल निजी ने एक दिवसीय सम्मेलन को संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए कितने दिवसीय स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर अभियान की शुरुआत की है? तो ये 75 दिन चलेगा। आजादी के अमृत का 75वां महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में हर चीज 75 ही हो रही है। 75 दिवस में 75 बीच जो है वो साफ किए जाएंगे। तो स्वच्छ समुद्र तट और स्वच्छ सागर परियोजना चलाई जा रही है। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर चलाएगी। 75 दिनों तक चलने वाले इस अभियान की शुरुआत 3 जुलाई 2022 को की गई है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय और पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और भारतीय तटरक्षक बल इस पहल के हिस्सा होंगे। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला सबसे लंबा तटीय सफाई अभियान होगा। इसमें स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर का संदेश देगा। यह तटीय सफाई अभियान 75 समुद्र तटों पर चलाया जाएगा। 17 सितंबर 2022 को अंतरराष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के दिन समाप्त होगा। यहां पर 2 प्रश्न बनते हैं। 2 प्रश्न क्या बनते हैं? हर साल वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाया जाता है? दिमाग पे जोर डालो, बताओ। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? अभी कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था। ये प्रत्येक वर्ष आपका 8 जून को मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है। इस बार इसकी थीम क्या रही है? रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन फॉर ओशियन। कहां पे लिखूं समझ में नहीं आ रहा। अच्छा इसको छोड़ो, ये बताओ कि हमारा ओशियन से जुड़ा हुआ यानी समुद्र से जुड़ा हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर कौन सा है? ऐसा कौन सा सतत विकास लक्ष्य है जो समुद्र से जुड़ा हुआ है? दिमाग पे जोर डालिए, फटाफट से बताइए। समुद्र से जुड़ा हुआ सस्टेनेबल गोल नंबर। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर जो है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, 14 नंबर है। 14 नंबर है लाइफ बिलो वाटर।
लाइफ बिलो वाटर, याद रखना, कट से पूछा जाएगा। 17 सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट गोल है। हर बार मैं कहता हूं इसको याद रखो, किसी भी बढ़िया प्रश्न पत्र में जो भी बढ़िया एग्जामिनर होगा वो इस तरह का प्रश्न जरूर पूछेगा, क्योंकि ये काम की चीज है। आप भारत के नागरिक हैं, आगे आने वाले देश के भविष्य हैं, तो आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। तो ये हो गया ये। अच्छा, अभी हाल ही में हमारे यहाँ ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया। ब्लू फ्लैग प्रमाणन उन बीच को दिया जाता है जो बीच सफाई में अच्छे होते हैं, जहां पर पर्यटकों के लिए अच्छी सुविधा होती है। तो इस मामले में हमारे पास पहले 8 बीच हुआ करते थे, अभी हाल ही में 2 नए बीचों को दिया गया। एक आपका ईडन है जो आपका पुडुचेरी में है, और एक आपका कोवलम है जो आपका कहां पर है, तमिलनाडु में है। तो यहां पर ईडन बीच पुडुचेरी को, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, और कोवलम बीच जो कि तमिलनाडु में, इसको अभी हाल ही में जीआई टैग नहीं, इसको अभी हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया। इससे पहले घोगला बीच कहां था, दीव में। गोल्डन बीच कहां था, उड़ीसा में। कप्पड़ बीच कहां है, केरला में। कासरकोड कहां है, कर्नाटक में। पाडुबिद्री बीच, ये आपका कर्नाटक में, कैसे कैसे नाम होते हैं। राधानगर बीच जो है अंडमान निकोबार में, और रुशिकोंडा आंध्र प्रदेश में, और शिवराजपुर गुजरात। आपको क्या याद रखना है, ये पूरी लिस्ट याद रखनी है, 10 के नाम याद रखने हैं, वो किस राज्य में ये याद रखने हैं। आपके पास जब प्रश्न आएगा तो इसको मिलाने के लिए आएगा कि ये बीच कहां पर है, इसको ऐसे मिला दो, ठीक है, आता है ना मिलाने वाला, तो वो मिलाने वाला प्रश्न यहां पर आएगा। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया है? भाई साहब, ये तिहान क्या है? तिहान आईआईटी हैदराबाद में बनाया गया। कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट ने मिलकर के इसको डेवलप किया है। तिहान का मतलब यह है कि अभी तक हमारे यहां अनमैन्ड व्हीकल को ट्रेस करने का कोई जरिया नहीं था। हम किसी भी नेविगेशन सिस्टम के जरिए उसको ट्रेस नहीं कर सकते थे। अनमैन्ड मतलब ड्रोन वगैरह जो होते हैं, आप उन्हें नहीं कर सकते। तो अब आईआईटी हैदराबाद ने हमें एक नए एज पर ला दिया है, यानी हमें एक सुविधा दे दी है, जहां 4 जुलाई 2022 को आईआईटी हैदराबाद परिषद में भारत की पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया गया। तिहान का फुल फॉर्म है टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन, यानी कि ऐसे व्हीकल या ऐसी ऑब्जेक्ट जो ऑटोनोमस चलते हैं, यानी कि रिमोट से चल सकते हैं, कि अपने आप ही चलते रहते हैं, उनको डिटेक्ट करने के हमारे पास कोई सुविधाएं नहीं थी। तो इसको यहां पर डेवलप किया गया है, और ये बहुविषयक पहल है जो भारत को भविष्य में स्मार्ट इंडिया के ऊपर डेवलप ले जाएगा, स्मार्ट मोबिलिटी टेक्निक की तरफ ले जाएगा। कहां पर बनाया गया? आईआईटी हैदराबाद में। आज का आखिरी प्रश्न, वयोवृद्ध फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का जुलाई 2022 में निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वयोवृद्ध फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का 2022 में निधन हो गया। उनकी रचनाओं में बालिका वधू, कुहेली, श्रीमान पृथ्वीराज और दादर कीर्ति उल्लेखनीय है। उन्होंने 4 राष्ट्रीय पुरस्कार, 7 BFJA पुरस्कार, 5 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 आनंद लोक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 1990 में भारत सरकार ने उन्हें 4थे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया था। तो इनका नाम क्या है? तरुण मजूमदार। ये क्या थे? वयोवृद्ध फिल्म निर्देशक थे। अब बारी आज के वन लाइनर की। कौन सा राज्य जुलाई 2022 में राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरे हैं? तो है गुजरात और कर्नाटक। जुलाई 2022 में यूके सांसद द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए? डॉक्टर तनुजा निशारी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किस शहर में जुलाई 2022 में 5वें ग्लोबल फिल्म टूरिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया? मुंबई। जुलाई 2022 को भारतीय सेना ने किस शहर में सुरक्षा मंथन का आयोजन किया? जोधपुर। और हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती परियोजना का उद्घाटन किया? तेलंगाना। जुलाई 2022 में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने किस शहर में भारत में खाद्य और पोषण सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया? नई दिल्ली। सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए कितने दिवसीय स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान का शुरू किया है? 75। जुलाई 2022 में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अपनी पहली स्वायत्त नेविगेशन सुविधा तिहान का उद्घाटन किया? आईआईटी हैदराबाद। तिहान का फुल फॉर्म याद रखिएगा, मुझे याद नहीं हुआ तो आप जरूर याद है, मुझे पेपर नहीं देना है, तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिए। वयोवृद्ध फिल्म निर्देशक तरुण मजूमदार का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 1990 से। ये रही आपकी अंग्रेजी में वन लाइनर। और अब आज का प्रश्न, ये शायद प्रश्न मैं पहले भी पूछ चुका हूं, लेकिन इस प्रश्न को शामिल नहीं किया था, तो एक बार फिर से इसका उत्तर करिएगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ख्याल और तराना शैलियों का प्रवर्तक माना जाता है? तो आपको ये प्रश्न का उत्तर कहां पे करना है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना है। पीडीएफ आपको डीसीए ऐप पर उपलब्ध होगी। स्टडी मटेरियल में जाइए, मंथली पीडीएफ फोल्डर, जुलाई का फोल्डर बना हुआ है, वहां पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। आप सभी के साथ विश्वास और प्यार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये करंट अफेयर सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार और विश्वास पर ही चल रहा है।
उम्मीद करता हूं कि आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। किसी भी तरह की कोई कमी होने पर मुझे जरूर सूचित करें, ताकि मैं ये बता पाऊं कि भाई इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, और मैं इसको बहुत आगे लेके जाना चाहता हूं। मेरी इच्छा ये है कि कम से कम जो लोग बाहर से मुझे देखते हैं वो ये ना कहें अरे राहुल मिश्रा आए थे, 4 दिन चलाए चैनल और फिर बंद कर दिया। तो मैं ये नहीं चाहता हूँ, घनी बेइज्जती हो जाएगी। बचा लो, बेइज्जती न करवाओ मेरी। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।